चलो मध्य प्रदेश का इतिहास देखेंगे। सबसे पहले फेमस प्री हिस्टोरिक साइट्स जो मध्य प्रदेश की हैं पुरातात्विक। इसके बाद देखते हैं, इसमें देखते हैं अपन भीमबेटका। भीमबेटका जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ था 2003 में। ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर पैलियोलिथिक केव पेंटिंग्स पाई जाती है। 760 गुफाएँ हैं लगभग, जो कि कालाहारी के बुशमैन ट्राइब की गुफाओं से मिलती जुलती हैं। इसकी डिस्कवरी की थी वीएस वाकणकर साहब ने 1957 में, जो कि नीमच में पैदा हुए थे, और इनको पद्मश्री मिला है 1975 में। तो ये था भीमबेटका। इसके बाद एक और साइट हमारे यहाँ है, इसका नाम है आदमगढ़। आदमगढ़ होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है ना। ये मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के दक्षिणी छोर पर है, साउथ वाले उस पर, ठीक है। इसके बाद में मेसोलिथिक पेंटिंग्स यहाँ पर मिलती है, रॉक शेल्टर्स मिलते हैं यहाँ पर, गुफाएं मिलती हैं। इसकी डिस्कवरी जो है वो मानी जाती है कि मनोरंजन घोष ने की है 1922 में, और इसको खोदने का काम जो है, एक्सकेवेट करने का काम किया आरवी जोशी और एमडी खरे ने, ठीक है। इसके बाद कुछ और साइट्स, सिंग्रामपुर की जो घाटी है वो है दमोह में। स्टोन एज के टूल्स मिलते हैं यहाँ पर। नावदा टोली नर्मदा नदी के किनारे है, और नावदा टोली कहाँ पर पड़ता है? महेश्वर खरगोन में। इसके बाद कायथा छोटी काली सिंधी नदी के किनारे है, और ये उज्जैन में है। इसकी खोज भी वीएस वाकणकर साहब ने की है। इसके बाद एरन जो है बीना नदी के किनारे हैं, और ये सागर में है। इसके बाद बेसनगर विदिशा में है, और बेतवा नदी के किनारे है। आंवरा चंबल नदी के किनारे है, और ये मंदसौर में है। इसकी खोज जो है वो HV त्रिवेदी साहब ने इसका उत्खनन किया था। दंगवाड़ा उज्जैन में, ठीक है। उज्जैन में तो संभवतः शिप्रा नदी के किनारे हो सकता है। इसके बाद हथनोरा जो है सीहोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पर एशिया के सबसे प्रिमिटिव स्कल पाए गए, सबसे पुराना ह्यूमन स्कल जो पाया गया है वो हथनोरा से पाया गया, सीहोर से। फिर पनारपानी पंचमढ़ी में है। यहाँ पर मामा बांजे की गुफाएं मिलती है। तो ये कुछ प्री हिस्टोरिक साइट्स हमारे थी। इसके बाद हम देखते हैं वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में मध्य प्रदेश का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल की कुछ किताबों में, जैसे कि सतपथा ब्राह्मण नाम में, नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है रेवोत्तरस के संबंध में। यहाँ पर रेवा नदी जो है वो नर्मदा नदी मानी जाती है। इसके बाद विंध्यन माउंटेन्स जो हैं, विंध्या के पहाड़ जो हैं, उसका उल्लेख मिलता है कौशिक की उपनिषद के अंदर। इसके बाद हम आते हैं मध्य प्रदेश पुराणिक लिटरेचर के हिसाब से, जो पुराण लिखे गए हैं उसके अंदर किस तरीके की व्याख्या मध्य प्रदेश की गई। तो मनु वैश्वत जो थे, जो आखिरी मनु माने जाते हैं, उनकी 10 संतानें थी। 10 में से एक का नाम था कारुष के नाम पर कारुष देश रखा गया, जो आज का बघेलखंड कहलाता है। इसके बाद इक्ष्वाकु के जो वंशज हैं, उनको हम सूर्यवंश का वंशज मानते हैं, मतलब इन्होंने सूर्यवंश की स्थापना की थी इक्ष्वाकु ने। इसके बाद इनकी एक बेटी भी मानी जाती है और बेटा भी माना जाता है, मतलब इसका जेंडर मिलता है, कभी बेटी कभी बेटा कहीं पे, तो इसको पुरुष महिला दोनों का दर्जा प्राप्त है। ये ईला है, ठीक है। ईला का एक बेटा है जिनका नाम है पुरुरवा ने चंद्रवंश की स्थापना की, ठीक है। अब वापस आते हैं सूर्यवंश में एक राजा हुए दंडक ने के नाम पर दंडकारण्य नाम रखा गया। दंडकारण्य जो है वो हमारे यहाँ का विंध्या के नीचे का हिस्सा दंडकारण्य कहलाता है। इसके बाद इसी वंश में, सूर्यवंश में आगे आकर के आते हैं मानधात्री, ठीक है। मानधात्री ने चंद्रवंश की बिंदुमती से शादी करी, और इस संबंध से उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम था पुरुकुत्सु, ठीक है। पुरुकुत्सु ने कालांतर में नर्मदा से शादी करी, जो कि नाग राजकुमारी थी, ठीक है। इसी नाग राजकुमारी के नाम पर रेवा का नाम बदलकर क्या रखा गया? नर्मदा। इसके बाद इनकी मृत्यु के बाद में मानधात्री के दूसरे पुत्र मुचकुंद ने माहेशमंत नामक, या फिर हम बोल सकते हैं मानधात्री नामक एक नगर की स्थापना की नर्मदा नदी के किनारे, जो आज की तारीख में महेशमती या महेश्वर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कालांतर में मुचकुंद को हे वंश के राजा महेशमंत ने हरा दिया, और इस मानधात्री नगर की वापस से नामकरण किया गया, किस नाम से? महेशमती के नाम से, ठीक है। महेशमंत के बेटे कीर्तिवीर और सहस्त्र अर्जुन, ठीक है, कीर्तिवीर सहस्त्र अर्जुन निमाड़ पर राज करते थे, ठीक है। इनको माना जाता है कि परशुराम ने मार दिया। इसके बाद महाकाव्य काल की कुछ प्रमुख बातें। खुश जो कि दक्षिण कौशल का राजा हुआ करता था, ठीक है। ये राम के पुत्र हैं। दक्षिण कौशल को आज की तारीख में हम छत्तीसगढ़ के नाम से जानते हैं। इसके बाद कालिदास के रघुवंशम जो ग्रंथ लिखा है उसके अनुसार शत्रुघाती जो कि शत्रुघ्न के बेटे हैं,
उनका माना जाता है कि वो विदिशा में राज करते थे और उनकी कैपिटल थी खुशावती। ठीक है, इसके बाद संदीपानी आश्रम जो हमको महाभारत में देखने को मिलता है, ठीक है, उसमें बताया गया है कि उज्जैन में संदीपानी आश्रम है जहाँ पर कृष्ण, सुदामा और बलराम ने शिक्षा ग्रहण की थी। तेवर नामक जगह आज के वर्तमान में जबलपुर के पास में पाई जाती है। इसका उल्लेख जो है वो महाभारत में त्रिपुरी के नाम से किया गया है। इसके बाद दतिया का नाम दंतवक्र नामक राक्षस के नाम पर रखा गया है, ऐसा महाभारत काल की कथाओं में पाया जाता है। लेकिन इसके हारने के बाद में इसको हराया गोपाल कच्छ ने, तो गोपाल कच्छ के नाम पर गोपाल कच्छ नाम का नगर वहाँ पर बसने लगा, लेकिन कालांतर में वापस इसे दतिया के नाम से जाना जाने लगा। तो दतिया का नामकरण किसके नाम पर हुआ? दंतवक्र राक्षस के नाम पर, ठीक है, जिसे गोपाल कच्छ ने हराया था। इसके बाद महाजनपद काल में हमारे यहाँ की 2 महाजनपद फेमस है। सबसे पहले ये छेदी जो है बुंदेलखंड के ऊपर राज करती थी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो है कैपिटल था इसका शुक्तिमती या सोतीवती, 2 अलग अलग नाम मिलते हैं, जगह एक ही है। इसके बाद इसका जो प्रमुख राजा था वो शिशुपाल है, और इनकी एक ब्रांच जो है आगे आने वाले समय में कलिंग पे राज करेगी, जिसका राजा होगा खारवेल, ठीक है, अशोक के मरने के बाद में। अवंती महाजनपद दूसरी महाजनपद है, ये मालवा के रीजन पर रूल करती थी। किताबों के अनुसार बताया जाता है कि 2 हिस्सों में इसको विभाजित किया गया था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी वो उज्जैनी थी, दक्षिणी अवंती की राजधानी माहेशमती थी। उज्जैनी आज का उज्जैन, माहेशमती आज का महेश्वर, ठीक है। इसके बाद यहाँ का जो रूलर जो फेमस है वो है चंद्रपद्योत जो है बुद्ध और बिंबिसार मगध के उनके कंटेम्प्रेरी समकालीन है। बिंबिसार ने चंद्रपद्योत को हरा नहीं पाया, तो उनसे मैत्री के संबंध बनाने के लिए अपने राजवेद जीवक को पहुंचाया था, ठीक है। जीवक ने चंद्रपद्योत को ठीक किया और दोनों राजाओं के मध्य एक फ्रेंडली रिलेशन, है ना, दोस्ती वाले संबंध स्थापित हुए। लेकिन बिंबिसार के मरणों के बाद में अजातशत्रु आया। अजातशत्रु मगध के ऊपर बहुत अच्छे से राज कर रहा था और बहुत तेजी से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, ठीक है। जब अजातशत्रु साम्राज्य का विस्तार कर रहा था उस समय पर चंद्रपद्योत ने उससे ईर्ष्या रखते हुए उसके ऊपर हमला करने की ठानी, लेकिन ये हमला उसके जीवन काल में संभव नहीं हो पाया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अजातशत्रु ने इस हमले का अंदेशा लगाते हुए राजगृह की किलेबंदी की थी, जो हमको भारत के इतिहास में मिलता है, ठीक है। इसके बाद इस वंश का, अवंती वंश का आखिरी राजा जो था यहाँ का, वो था नंदीवर्धन, ठीक है। नंदीवर्धन को शिशुनाग ने हरा दिया मगध के, और इस पूरे राज्य को किस में मिला लिया गया? मगध में। मगध एक बड़ा महाजनपद बन गया था, और मगध राज्य जो है, मगध डायनेस्टी जो है, जिसमें शिशुनाग की डायनेस्टी थी, उसके बाद महापद्म नंदा की डायनेस्टी थी, तो ऐसा माना जाता है कि नंद वंश के अंडर में संपूर्ण मध्य प्रदेश था, ठीक है। ये 6ठी शताब्दी की जो हम बात कर रहे हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की, यहाँ पर उज्जैनी नामक एक नगर था जो कि अवंतिका की राजधानी थी। ये उस समय का सबसे बड़ा ट्रेड सेंटर माना जाता था, सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र माना जाता था। नंद वंश के अंडर में पूरा कंप्लीट मध्य प्रदेश था, ठीक है। चलो मौर्य काल की बात करते हैं। मौर्य काल के समय पर अशोक जो है अवंती के गवर्नर थे राजा बनने के पहले। अशोक ने यहाँ पर अवंती में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने का काम भी किया था, ठीक है। अशोक जो है तक्षशिला के भी गवर्नर रहे हैं, ठीक है, और उनके भाई सुशीम यहाँ पर गवर्नर थे, लेकिन सुशीम से विद्रोह नहीं संभल पाया, इसलिए अशोक को यहाँ पर पहुँचाया गया था। जब अशोक यहाँ पर आ रहे थे, उज्जैनी के गवर्नर थे, तो उस समय पर वो विदिशा के रास्ते आते हुए विदिशा की एक राजकुमारी के साथ विवाह कर बैठे। विदिशा की मर्चेंट की एक बेटी के साथ विवाह कर बैठे, और वो मर्चेंट की बेटी का नाम क्या था? महादेवी, ठीक है। इस संबंध से उन्हें 2 संतानों की प्राप्ति हुई, महेंद्र और संघमित्रा कालांतर में जाकर के श्रीलंका, म्यांमार में जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे। इसके बाद मौर्य वंश के समय के प्रमुख जो हमको शिलालेख मिलते हैं मध्य प्रदेश में, वो है रूपनाथ कटनी में है। यहाँ पर धम्म और धम्म महामात्राओं की नियुक्ति की बात कही गई है। उसके बाद गुजरा जो अभिलेख है वो दतिया में पाया जाता है। यहाँ पर आपको अशोक को पियादासी के नाम से संबोधित करता हुआ पाया गया है। इसके बाद सारू मारू की गुफाएं और इंस्क्रिप्शन ये सीहोर में है, ये भी इसी समय की मानी जाती है। सांची स्तूप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है 1989, ठीक है, 1989 में इसको शामिल किया गया है, रायसेन जिले में है, ठीक है। इसे माना जाता है कि अशोक द्वारा निर्मित कराया गया था 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। इसको बड़ा करने का काम, इनलार्ज करने का काम किया है शुंग डायनेस्टी ने, ठीक है। इसका तोरण जो है वो कई किताबों के अनुसार माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंगी के द्वारा बनवाया गया था,
लेकिन कुछ किताबें ये भी बताती हैं कि आंध्रा सातवाहनों ने इसके तोरण को बनाया है, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण तोरण पर आंध्रा के राजा या सातवाहन राजा गौतमीपुत्र सतकर्णी का नाम उल्लिखित है। इसके बाद गुप्ताओं ने यहाँ पर मंदिर बनवाए हैं और कुछ स्कल्पचर बनवाए हैं, इसलिए रायसेन का जो या बुद्ध मंदिर जो पाया जाता है, सांची का बुद्ध मंदिर, वो गुप्ताओं के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इसकी डिस्कवरी की थी 1818 में जनरल टेलर ने, लेकिन इसको रिस्टोर करने का काम जो है वो जॉन मार्शल ने किया है। ये सांची के स्तूप के बारे में कहानी है। इसके बाद सांची का पिल्लर, सांची का पिल्लर जो है वो भी प्रसिद्ध है, क्योंकि ये पिल्लर जो है इस पे 4 शेर बैठे हुए हैं, जैसे कि सारनाथ के स्तंभ पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये स्तंभ खंडित था, इसलिए सारनाथ वाले पिल्लर से जो हमको एम्बलम मिला, वो हमारा जो नेशनल एम्बलम है वो वहाँ से लिया गया है। ठीक है, सांची का पिल्लर अडिक मिलता है, लेकिन ये थोड़ा खंडित अवस्था में पाया गया। इसका शुंग डायनेस्टी, शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने मौर्य वंश के आखिरी राजा बृहदत्त को मार करके राज्य हासिल किया था। इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र और कई बार विदिशा। ठीक है, अग्निमित्र जो कि पुष्यमित्र शुंग के लड़के थे, उनके बारे में कहा जाता है कि वो उनके पिता के समय पर विदिशा के ऊपर राज करते थे। इसके बाद मालविका अग्निमित्रम जो कि कालिदास द्वारा रचित एक ग्रंथ है, उसमें अग्निमित्र के बारे में चर्चा की गई है। इस वंश का आखिरी राजा देवभूति था, जिसे वासुदेव ने मार करके कण्व डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। चलो, इस शुंग डायनेस्टी के इस अंदर में एक इंपॉर्टेंट वाक्यात है मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ कि हेलियोडोरस जो कि एंटियालसिडस इंडो ग्रीक राजा का एम्बेसडर था, राजदूत था, वो भागवत या फिर भागभद्रा जो कि शुंग राजा हुआ करते थे, उनके दरबार में आया था। काशीपुत्र भागभद्र। ठीक है, शुंग राजा के समय पर यहाँ पर आए थे। ठीक है, इसी समय पर यहाँ पर एक गरुड़ पिल्लर है, गरुड़ पिल्लर के ऊपर में हेलियोडोरस का एक इंस्क्रिप्शन मौजूद है, इसीलिए इस पिल्लर को क्या बोलते हैं, हेलियोडोरस पिल्लर। और ये इंस्क्रिप्शन कहाँ पर है, यह है बेसनगर या विदिशा में। ठीक है, इस इंस्क्रिप्शन के ऊपर, इस लेख के ऊपर वैष्णविज्म के बारे में, वैष्णव संप्रदाय के बारे में चर्चा की गई है, भागवतिज्म और वैष्णविज्म के ऊपर चर्चा की गई है। इसी हेलियोडोरस स्तंभ को वहाँ की लोकल जगह पर, लोकल स्लैंग में खाम बाबा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, भरूच स्तूप, भरूच स्तूप भी माना जाता है कि शुंगों ने बनवाया है। ठीक है, भरूच स्तूप को भी शुंग ने बनवाया है, ऐसा माना जाता है। सतना में भरूच स्तूप है, और ऐसा भी माना जाता है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, कि सांची स्तूप के तोरण को बनवाने का काम भी शुंगों ने किया था, पुष्यमित्र शुंग ने किया था। चलो, सातवाहन, इंडो ग्रीक और शक के अंदर में हम किस तरीके से थे मध्य प्रदेश को देख लेते हैं। गौतमीपुत्र जिसका उल्लेख सदन तोरण ऑफ सांची स्तूप में किया गया है, दक्षिणी तोरण पे किया गया है, अभी बताया। ठीक है, इसलिए माना जाता है कई बार कि आंध्राओं ने भी तोरण बनवाए। मेनेंडर के सिक्के जो है वो पाए जाते हैं बालाघाट पर। मेनेंडर के बारे में बता दें कि इंडो ग्रीक राजा है। ठीक है, नागसेन नामक एक बौद्ध संत के साथ इनकी एक किताब लिखी गई है, संवाद के ऊपर किताब लिखी गई है, जिसका नाम है मिलिंदपनो। ठीक है, इसके बाद ये पहले राजा थे जिन्होंने गोल्ड के कॉइन्स चलवाए हैं भारत में। ठीक है, इनके सिक्के कहाँ पाए जा रहे हैं, बालाघाट में। ठीक है, इसके बाद एक अपहचाने या अनोनिमस रूलर जो है मालवा के, जिनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, उनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने शकु को हराने के बाद में, ठीक है, विक्रमादित्य का टाइटल ग्रहण किया और विक्रम संवत स्टार्ट किया। कब किया, 57-58 BC में। ठीक है, विक्रम संवत। इसके बाद नागवंश, नाग डायनेस्टी विदिशा की। ठीक है, नाग डायनेस्टी के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, वृषनाथ जो है इस डायनेस्टी के संस्थापक हैं, और इसकी स्थापना की गई विदिशा की राजधानी से। ठीक है, भीमनाग ने अपनी राजधानी को विदिशा से पद्मावती शिफ्ट कर दिया। पद्मावती उस समय का ग्वालियर और पदम पवैया क्षेत्र माना जाता था, ग्वालियर पदम पवैया। कॉपर कॉइन नागवंश के विदिशा में पाए जाते हैं। ठीक है, आपको समुद्रगुप्त के इंस्क्रिप्शन, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन जो कि उनके कोर्ट पोएट हरिसेन ने लिखा था, ठीक है, उसके अनुसार एक जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने नागवंश के गणपति और नागसेन नामक राजाओं को हराया था। उसके बाद उन्होंने नाग डायनेस्टी पर अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश की थी। चलिए, पूना कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो कि पद्मावती गुप्ता का है, उसमें भी ये मेंशन किया गया है कि उनकी माता, जिनका नाम है कुबेर नाग, ठीक है, वो नागवंश की राजकुमारी थी और चंद्रगुप्त द्वितीय की धर्मपत्नी थी। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के अंदर कुछ इंस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पहले देखिए,
गुप्ता डायनेस्टी का एक उदयगिरी केव और इंस्क्रिप्शन है। उदयगिरी केव्स कहाँ पर है? उदयगिरी केव्स आपके मिलेंगे विदिशा में। ठीक है, उदयगिरी केव्स में बारे में माना जाता है कि जब चंद्रगुप्त द्वितीय इस और अभियान पे थे, मालवा की ओर अभियान पे थे, उस समय पर उदयगिरी केव्स में उन्होंने आश्रय लिया था, उन्होंने बहुत समय तक वहाँ पर समय बिताया था। ठीक है, वहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन है उनके मतलब एक राज दरबारी का जिसका नाम है वीर सेन साहब। ठीक है, उनका इंस्क्रिप्शन है, उनका लेख है जिसके पता लगता है उदयगिरी केव में। इसके बाद कालिदास जो है, जो कहाँ पर रहते थे, कहाँ पर निवास करते थे? उज्जैन में निवास करते थे, उज्जैन के चंद्रगुप्त द्वितीय के उज्जैन दरबार में। ठीक है, उज्जैन जो है सेकंड कैपिटल थी चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है शकों को हराने के बाद में विक्रमादित्य का टाइटल लिया था। ठीक है, ये सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य माने जाते हैं, इसलिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम अगर आए तो चंद्रगुप्त द्वितीय है। चलिए, फेमस इंस्क्रिप्शन है इनके समय के उदयगिरी केव्स। उदयगिरी केव्स कहाँ पर है? विदिशा, मध्य प्रदेश। ठीक है, मंदसौर सिल्क वीवर इंस्क्रिप्शन, ठीक है, कुमार गुप्त के समय का है, इसको दसपुर इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद एरन इंस्क्रिप्शन भानुगुप्त के समय का बताया जाता है, 510 से 512 एडी के आसपास का समय इसका मिलता है। ठीक है, इससे हमको सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कुछ मंदिर बनवाए, मंदिरों का सर्वप्रथम निर्माण जो है वो चालू हुआ था गुप्त काल में। तो मध्य प्रदेश में बहुत प्रमुख मंदिर हैं, जिसमें से एक तिगवा विष्णु मंदिर है जो कि कटनी में है, भूमरा का शिव मंदिर है जो कि सतना नागौद में है, इसके बाद पार्वती मंदिर है जो नचना कुठार में है, पन्ना अजयगढ़ तहसील में। अजयगढ़ हमारे यहाँ की सबसे छोटी तहसील भी है। ठीक है, 10 अवतार टेम्पल है जो यूपी में पाया जाता है, और सांची का बुद्ध मंदिर है जो रायसेन में पाया जाता है। ठीक है, सांची तो आपको याद रहेगा ही, टिगवा कटनी याद रख लीजिए, भुमरा शिव मंदिर सतना नागौद याद रख लीजिए, और पार्वती का मंदिर है ना नचना कुठार पन्ना में अजयगढ़ तहसील में है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं हम हूण राजाओं पर। ठीक है, हूणों के आक्रमण के बाद ही गुप्त वंश का नाश हुआ। ठीक है, आखिरी स्कंदगुप्त के समय पर हूणों का आक्रमण प्रारंभ हो गया था। ठीक है, और हमारे यहाँ के मंदसौर इंस्क्रिप्शन में इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की भी गई है। ठीक है, हूण के आक्रमण के बारे में। हूणों को स्कंदगुप्त ने तो हरा दिया, लेकिन उसके बाद के जो राजा आए विष्णुगुप्त और ये, तो वो हरा नहीं पाए, और हूणों का राज्य जो हमारे यहाँ स्थापित हुआ वो लगभग पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश के भाग पर राज उन्होंने किया है। हूण राजा कौन कौन थे? मेहरकुल और तोरोमन। ठीक है, मेहरकुल और तोरोमन उनके बेटे। चलिए, ये ग्वालियर इंस्क्रिप्शन से पता लगता है कि इन्होंने संपूर्ण मध्य प्रदेश पे राज किया है। बाघ की गुफाएं जो कि गुप्तकालीन गुफाएं हैं, ये कहाँ पर है? धार, मध्य प्रदेश। तुमेन का इंस्क्रिप्शन अशोकनगर में है जो कि अब ग्वालियर म्यूजियम में पाया जाता है। सोपिया रीवा में है, यहाँ पर गुप्त वंश की वंशावली मिलती है। मंदसौर इंस्क्रिप्शन यशोधर्मन के समय का है। ठीक है, ये ओलिकर वंश के राजा थे। ठीक है, ओलिकर वंश गुप्त वंश के बाद आता है। चलिए, इसके बाद कलचुरी। कलचुरी दो है, एक कलचुरी त्रिपुरी के, एक कलचुरी माहिष्मती के। माहिष्मती की कलचुरी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इनका सिर्फ संस्थापक याद रख सकते हैं, कृष्णराज। ठीक है, और इसमें दो महत्वपूर्ण राजा रहे, शंकरगणा और बुद्धराज। लेकिन त्रिपुरी की कलचुरी इंपॉर्टेंट है, इनका संस्थापक था वामराज। त्रिपुरी की कलचुरी जो है दाहाल देश पे राज करते थे, दाहाल देश जो आज का जबलपुर है। ठीक है, इसका संस्थापक कौन है? वामराज। इसकी कैपिटल क्या थी? त्रिपुरी। प्रमुख राजाओं के नाम देख लीजिए। कोक्कल, ठीक है, कोक्कल प्रथम के बाद में मुग्धतुंग, मुग्धतुंग के बाद में बालहर्ष, और बालहर्ष के बारे में बाद में एक बहुत प्रतापी राजा युवराज देव प्रथम। युवराज देव प्रथम जो है बालहर्ष के भाई थे। ठीक है, इन्होंने नोहला देवी से शादी की थी जो कि चालुक्य राजकुमारी थी। नोहला देवी के नाम पर एक गोलिका मंदिर और एक नौलेश्वर शिवा मंदिर की स्थापना की गई है। गोलिका मंदिर जो है बेड़ाघाट जबलपुर में है, और नौलेश्वर शिवा मंदिर नोहाटा दमोह में है। ठीक है, इसके बाद गंगे देव। गंगे देव जो है 1015 से 1041 तक राज करते हैं। गंगे देव के बाद में कर्णदेव आते हैं। कर्णदेव ने अमरकंटक के मंदिर बनवाए हैं। इन्हें हिंद नेपोलियन का दर्जा भी दिया जाता है क्योंकि इन्होंने राजा भोज को हराया था, राजा भोज के समकालीन थे। चलिए, इसके बाद देखते हैं जयसिंह। जयसिंह जो है इन्होंने पहली बार चंदेल राजा परमाद्री देव की सुप्रीमेसी को अपना लिया था। ठीक है, सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद से यहाँ पर कोई ज़्यादा प्रतापी राजा नहीं हुए। आखिरी राजा इस वंश के हैं विजय सिंह। ठीक है, ये चंदेल, ये आपका त्रिपुरी के कलचुरी वंश समाप्त। इसके बाद चंदेल वंश पे आ जाइए। चंदेल वंश जो है इसके संस्थापक है नुन्नुक। चंदेल वंश के संस्थापक नुन्नुक हैं। ये
जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड पे राज करते थे। जेजाक भुक्ति इसका पुराना नाम नहीं है, जेजाक भुक्ति के पहले इसको बुंदेलखंड के नाम से ही जाना जाता था। ठीक है, इनिशियली ये प्रतिहार वंश के जो है फ्यूडल्स थे, सामंत थे। ठीक है, इनका कैपिटल है खजुराहो। राजा देख लेते हैं, नुन्नुक। नुन्नुक के बाद में उनके बेटे वाकपति। वाकपति की 2 संतानें जयशक्ति और विजयशक्ति। जयशक्ति जेजाक के नाम से जाना जाते थे, इसलिए इनके नाम पर उस राज्य का नाम जहां पर चंदेल राज करते थे उसका नाम रखा गया जेजाक भुक्ति। ठीक है, और विजयशक्ति, विजयशक्ति के बेटे राहिल, राहिल के बेटे हर्ष, हर्ष के बाद में यशोवर्मन। ठीक है, देखिए यशोवर्मन यहाँ पर भी है, और इधर जो है पहले युवराज देव थे। ठीक है, यशोवर्मन के समय पे एक अच्छी घटना ये हुई कि यशोवर्मन ने चतुर्भुज मंदिर बनवाया था खजुराहो का। यशोवर्मन जिनके सामंत थे वो थे प्रतिहार राजा, और प्रतिहार राजा देवपाल ने इनको एक मूर्ति दी थी विष्णु की। ठीक है, और विष्णु की इस मूर्ति को स्थापित करने के लिए इन्होंने चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया खजुराहो के। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने लक्ष्मण मंदिर का निर्माण भी खजुराहो में कराया है। इन्होंने प्रतिहार राजाओं की सुप्रीमेसी को खत्म किया। ठीक है, और इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है, इसके बाद इनके बेटे आए धंग, ये पहले स्वतंत्र शासक हुए। ठीक है, इस वंश के, जिन्होंने प्रतिहारों से अपनी मुक्ति करा ली थी और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। चलिए, धंग ने 2 मंदिर बनवाए जो इंपॉर्टेंट है। पहला है विश्वनाथ मंदिर और दूसरा है पार्श्वनाथ मंदिर। ठीक है, जितने नाथ वाले मंदिर हैं सब धंग ने बनवाए हैं। ये सब खजुराहो में है। 100 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद इन्होंने जल समाधि ले ली थी। इसके बाद आए गंड। गंड जो है, इन्होंने आनंद पाल शाही या हिंदू शाही राजा आनंद पाल को महमूद गजनवी के खिलाफ लड़ने के लिए क्या पहुंचाई? मदद। ठीक है, विद्याधर वो थे जिन्होंने महमूद गजनी के साथ में एक संधि साइन कर ली थी, क्योंकि गजनवी जो है वो पूरे भारत में रेड डाल रहा था, तो इन्होंने कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए महमूद गजनी के साथ संधि कर ली और अपने राज्य को बचाने में सफल रहे। इसके बाद कंदरिया महादेव का मंदिर भी जो है विद्याधर ने बनवाया। विजयपाल जो है उनको गंगदेव ने हरा दिया था। गंगदेव कौन? गंगदेव कलचुरी के। ठीक है, अभी हमने देखा था गंगदेव या युवराज देव के बाद आए थे। ठीक है, इसके बाद में आते हैं अपन देववर्मन। देववर्मन को कर्ण ने हरा दिया था, ये भी कलचुरी वंश के राजा हैं। ठीक है, कीर्तिवर्मन ने वापस से पुनः मतलब अपने राज्य को शक्ति प्रदान करी। इसके बाद इस वंश में आए महाप्रतापी राजा परमाद्री देव। परमाद्री देव ने पृथ्वीराज चौहान के साथ एक लड़ाई लड़ी, जिसमें उनके 2 सेनापति आला और उदल समाप्त हो गए, खत्म हो गए। वीरतापूर्वक लड़े और मृत्यु को प्राप्त करके अहलीला उनकी समाप्त हो गई। इसके बाद में लास्ट रूलर इस वंश के आए हमीरवर्मन। हमीरवर्मन जो है आखिरी राजा थे। इसके बाद में इस वंश के इस पूरे प्रदेश को कैप्चर किसने कर लिया? अलाउद्दीन खिलजी ने चंदेल वंश को कैप्चर कर लिया। चलिए, इसके बाद में आते हैं अपन परमार वंश के ऊपर। परमार वंश जो है मालवा के ऊपर राज करते थे। ठीक है, परमार वंश के बारे में माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। अग्निकुंड का जो सिद्धांत है राजपूतों की उत्पत्ति का, वो चंद्रबरदई की किताब में पृथ्वीराज रासों में वर्णित है। ठीक है, इसके संस्थापक थे उपेंद्र, जिनको कृष्ण राज के नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण राज या उपेंद्र जो हैं वो राष्ट्रकूट राजाओं के सामंत थे और फिर बाद में प्रतिहार वंश के सामंत भी रहे हैं। देखिए, सत्ता बार बार परिवर्तित होती रही, कभी राष्ट्रकूट आ गए, कभी प्रतिहार आ गए, क्योंकि ये समय था जब त्रिपक्षी युद्ध चल रहा था राष्ट्रकूटों के बीच में, प्रतिहारों के बीच में और पाल वंश के बीच में। ठीक है, तो मालवा का हिस्सा जो है वो राष्ट्रकूट और प्रतिहारों के बीच में एक ऐसा क्षेत्र रहा, युद्ध भूमि रही। तो कभी मालवा के ऊपर राष्ट्रकूटों का राज रहा, कभी नागभट्ट का राज रहा, मतलब प्रतिहारों का राज रहा। तो इस तरीके से कभी उपेंद्र राष्ट्रकूटों का सामंत रहा और कभी किनका सामंत रहा? प्रतिहारों का। ठीक है, चलिए, कैपिटल इस वंश की कौन सी है? उज्जैन। ठीक है, बाद में इस कैपिटल को कहाँ लेके जाया गया? धार। फेमस राजाओं के बारे में बात कर लेते हैं। कृष्णराज के बाद में इस वंश में अच्छे प्रतापी राजा आए बैरी सिंह। बैरी सिंह जो है वो राष्ट्रकूट संस्थापक थे। ठीक है, राष्ट्रकूट के सामंत थे। ठीक है, बैरी सिंह के बाद में सियक द्वितीय आए। सियक द्वितीय ने राष्ट्रकूट राजाओं को मार करके अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। तो ये पहले स्वतंत्र शासक भी थे इस वंश के, परमार वंश के। ठीक है, इन्होंने राष्ट्रकूट राजा खोटिग को हरा दिया था। ठीक है, और हराने के बाद में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया सियक द्वितीय ने। इसके बाद आते हैं वाकपति मुंज। वाकपति मुंज ने तलेब द्वितीय को 6 बार हराया।
ठीक है, ये चालुक्य राजा थे तलेबदुती, ठीक है। लेकिन इसके बाद इन्होंने एक गलती कर दी 7वीं बार में कि इन्होंने गोदावरी को पार कर लिया। गोदावरी को पार करने के बाद में तलेबदुती ने कूटनीति का इस्तेमाल करके इन्हें कब्जा कर लिया और बाद में इन्हें मृत्युदंड से दंडित किया गया, ठीक है। सिंधुराज जो कि वाकपति मुंज के भाई थे, उन्होंने वाकपति मुंज के बाद में शासन की बागडोर संभाली, ठीक है। इनका जो राज है इसके बारे में पद्मगुप्त के नवशाहशंख में वर्णन किया गया है, ठीक है। इनका जो राज्य है इसके बारे में नवशाहशंख पद्मगुप्त का जो है उसमें वर्णन मिलता है, ठीक है। भोज जो सिंधुराज के बेटे थे, ये इस वंश के सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा माने जाते हैं। इन्होंने भोजपुर की स्थापना करी, ठीक है। भोपाल का नाम भी माना जाता है कि इन्हीं के नाम पर रखा गया है। भोजपुर में इन्होंने भोजेश्वर मंदिर, ठीक है, की स्थापना करी, जो कि मध्य प्रदेश का सोमनाथ माना जाता है। भोजेश्वर मंदिर या फिर भोजपुर का शिव मंदिर, ठीक है, जिसे मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है। इसके बाद भोजपुर डैम इन्होंने बनाया, ठीक है, जिसे कि बाद में होशंग शाह ने तुड़वा दिया था, ठीक है। इसके बाद भोजशाला की स्थापना इन्होंने की। संस्कृत पढ़ने के लिए धार में इसकी स्थापना की जाती है। इसके बाद आइन ए अकबरी, ठीक है, आइन ए अकबरी के अनुसार, जो किसने लिखी? आइन अकबरी, अबुल फजल ने। आइन अकबरी के अनुसार तो जो सरस्वती का मंदिर था वाग्देवी का, यहाँ की जो वास्तविक मूर्ति थी वो अभी वहाँ पे नहीं है, वो उठा के इंग्लैंड ले गए, ठीक है। चलिए, सरस्वती की मूर्ति जो है वो जो इन्होंने बनवाई थी, ठीक है, भोजशाला में, ठीक है, वो आज की तारीख में कहाँ पाई जाती है? इंग्लैंड में। ये एक फैक्ट और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आइन ए अकबरी जो कि राजा भोज के बारे में उल्लेख करती है, ठीक है। आइन ए अकबरी वैसे अकबर की कथा है, अकबर के बारे में बायोग्राफी है जिसे अबुल फजल ने लिखा है। तो इसमें बताया जाता है कि भोज के यहाँ पर लगभग 500, ठीक है, 500 आर्टिसंस रहते थे, 500 विद्वान रहते थे, ठीक है, भोज के दरबार में। भोज स्वयं भी एक विद्वान था जिन्होंने 23 ग्रंथों की रचना की है। 23 अलग अलग किताबों के लेखक हैं ये, अलग अलग सब्जेक्ट पे, ठीक है। जिसमें से कुछ प्रमुख किताबें जो हमको याद करनी चाहिए वो है सरस्वती कंठाभरण, ठीक है, चंपू रामायण, राजा मारतंड, ठीक है, समराग्नि सूत्रधारा, ठीक है। इसके बाद श्रीनगर मंजरी कथा और विद्या विनोद, ठीक है। तो ये कुछ 6 किताबें हैं जो आप याद रख सकते हैं। सरस्वती कंठाभरण, चंपू रामायण, राजा मारतंड, साम्राज्ञी सूत्रधारा, श्रीनगर मंजरी कथा और विद्या विनोद, ठीक है। इनके कोर्ट में, इनके राज दरबार में एक लेखक थे जिनका नाम था धनपाल, जिन्होंने तिलक मंजरी लिखी है, ठीक है, तिलक मंजरी। चलिए, इसके बाद आगे चलते हैं हम। इन्होंने आनंद पाल जो कि हिंदू शाही राजा थे उसको मदद पहुंचाई थी, ठीक है। आनंद पाल को हमारे यहाँ के तीनों वंशों ने मदद पहुंचाई है, चंदेल ने भी, ठीक है, परमार ने भी और कलचुरियों ने भी, ठीक है। चंदेलों में किसने पहुंचाई थी? ठीक है, चंदेलों में पहुंचाई थी गंड ने, ठीक है, और परमार राजा में से पहुंचाई थी आपके, परमार राजाओं में से भी किसी ने पहुंचाई थी जिसका नाम हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। परमार राजाओं की तरफ से भी, कलचुरी के त्रिपुरी राजाओं की तरफ से भी मदद पहुंचाई गई थी। परमारों में से भोज ने पहुंचाई थी और चंदेल वंश से आनंदपाल शाही राजा को मदद पहुंचाई थी गंड ने, ठीक है। चलिए, आनंदपाल शाही हिंदू शाही राजा थे, ठीक है, जिनके ऊपर महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था, ठीक है। चलिए, साथ ही साथ आनंदपाल शाही को मदद पहुंचाने के साथ साथ उनके बेटे त्रिलोचन पाल को इन्होंने संरक्षण भी दिया था, अपने राज्य में इन्होंने इसको असाइलम दिया था, ठीक है। इसके बाद एक कंबाइंड वॉर हुआ, ठीक है, कंबाइंड आर्मी थी, भीम, चालुक्य भीम, ठीक है, और लक्ष्मी कर्ण, कलचुरी के वंश के राजा लक्ष्मी कर्ण, मतलब कर्ण जो राजा थे, इन्होंने सामूहिक रूप से एक अपनी आर्मी को कंबाइन किया और दोनों तरफ से इस राज्य के ऊपर हमला किया, ठीक है, मालवा के ऊपर हमला किया, जिसके बाद में भोज की मृत्यु हो जाती है। इस वंश के आखिरी राजा थे महलदेव, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ते हुए मारे गए। खिलजी के आर्मी चीफ आइन उल मुल्क ने परमारों को हराया और मालवा को दिल्ली सल्तनत के अंदर मिला लिया, ठीक है। इसके बाद में लगभग सारे वंश जो हैं वो दिल्ली सल्तनत में विलीन हो गए थे, ठीक है। देखिए, कलचुरी वंश के आखिरी राजा जो थे वो जयसिंह थे, जिनको परमाद्री देव ने हरा दिया था, ठीक है, और उसे चंदेल वंश में मिला लिया था, ठीक है।
चंदेल वंश के आखिरी राजा जो हैं वो थे हमीर वर्मन। हमीर वर्मन को अलाउद्दीन ने हरा दिया, ठीक है, अलाउद्दीन ने हरा दिया तो वो चंदेल डायनेस्टी भी ले गए और कलचुरी डायनेस्टी भी ले गए, क्योंकि कलचुरी डायनेस्टी ऑलरेडी किसने ले ली थी, परमाद्री देव ने कब्जा कर ली थी, चंदेल के अंदर मिला ली थी। तो 2 डायनेस्टी मध्य प्रदेश की कहाँ चली गई, अलाउद्दीन के पास, हमीर वर्मन को हराने के बाद। इसके बाद है ना अलाउद्दीन ने मालवा के ऊपर जब हमला किया तो यहाँ पे परमार वंश के आखिरी राजा महल देव ने है ना अपनी हार स्वीकार ली और ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। और उसके बाद में दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन के सेना प्रमुख आइन उल मुल्क ने परमारों को हरा करके परमार वंश के और मालवा को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इसके बाद मध्य प्रदेश में चालू होता है मुस्लिम शासन। देखिए मुस्लिम शासन में सर्वप्रथम जो है खिलजियों का शासन हमारे यहाँ रहा, ठीक है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय पर महल देव को हराने वाले आइन उल मुल्क को सूबेदार बनाया गया मालवा का, ठीक है, जिसने हराया उसको इनाम मिला, मालवा का सूबेदार बनाया गया, ठीक है। इसके बाद जब खिलजी वंश खत्म हो रहा था और खिलजी खत्म हो गए, उसके बाद तुगलकों ने मालवा के ऊपर राज किया। तुगलकों के समय पर, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अजीज बहीमार को सूबेदार नियुक्त किया और फिर बाद में कालांतर में, ठीक है, जो आखिरी तुगलक आए, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के बाद में जो तुगलक राजा आए उन्होंने दिलावर खान गौहरी को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया 1397 में, 1397 में, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट खिलजियों के बारे में नोट कर लीजिए। मांडवगढ़ नाम दिया था किसने, हमारे परमार राजाओं ने धार को, धार के मांडू को, ठीक है, लेकिन मांडू को शहीदाबाद, शादियाबाद नाम किसने दिया, खिलजियों ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। मालवा सल्तनत, दिलावर खान घोरी पिक्चर में आ चुके हैं। दिलावर खान घोरी जो है वो अफगान लड़ाके थे, ठीक है। इन्होंने प्रथम अगवान डायनेस्टी की संस्थापना हमारे यहाँ की, ठीक है, जिसका नाम था घुरिद डायनेस्टी, ठीक है। तैमूर लंग के जो आक्रमण हुआ उसमें फिरोज शाह तुगलक तो मर ही गए थे, उसके बाद में जो तुगलक राजा आए, ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है, तो वो भी खत्म हो गए और तुगलक डायनेस्टी जो है धीरे धीरे समाप्त हो गई। तुगलकों के बाद में कौन सी डायनेस्टी आई वहाँ पर, सैयद, दिल्ली के केंद्र में सैयद डायनेस्टी आई, ठीक है, जहाँ पर तैमूर लंग ने अपने एक मतलब एजेंट को बिठा दिया जिनका नाम था खिज्र खां, ठीक है। और पर एक चीज़ वहाँ पर इस समय पे हुई कि तुगलक डायनेस्टी के मतलब कमज़ोर होने की वजह से मालवा में जो उसका सूबेदार था दिलावर खां घोरी ने, उसने इस मौके का फ़ायदा उठाया और 1401 में अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। स्वतंत्र करने के बाद में उसने एक नई सल्तनत की स्थापना की जिसे मालवा सल्तनत कहा जाता है। इसलिए मालवा सल्तनत का संस्थापक कौन माना जाता है, दिलावर खान घोरी, ठीक है। इसने मालवा में घुरिद वंश को स्थापित किया था। मालवा की सल्तनत में ये घुरिद वंश के संस्थापक भी थे, ठीक है। इनकी जो राजधानी थी वो धार थी, ठीक है। बाद में इस राजधानी को शिफ्ट किया गया, मांडू बनाया गया होशंग शाह के द्वारा, ठीक है। चलिए अब आते हैं कुछ फेमस प्रमुख राजाओं के बारे में। तो प्रमुख राजा सबसे पहले यहाँ पर है दिलावर खान घोरी, जो कि संस्थापक रहे। ये 1405 तक रहे। 1405 में इनकी मृत्यु के बाद में होशंग शाह, जिनका वास्तविक नाम था अल्प खान, ये गद्दी पर बैठे होशंग शाह की उपाधि धारण करके। ये 1405 से 1435 तक रहे। लेकिन शासन आते से ही, जैसे ये शासन पे गद्दी पर बैठे, वैसे ही मुजफ्फर शाह जो गुजरात के राजा थे, उन्होंने उनके ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। अटैक करने के बाद वो होशंग शाह को कब्जा करके लेके गए। होशंग शाह को कब्जा करने के बाद में उन्होंने अपने एक भाई को यहाँ पर शासन करने के लिए छोड़ा, लेकिन भाई से धार की जनता परेशान हो गई और उसको राज करने नहीं दिया, ठीक है। इसलिए उस भाई को वापस भाग करके आना पड़ा, और भाग करके आना पड़ा इसलिए मुजफ्फर शाह ने क्या किया, मुजफ्फर शाह ने होशंग शाह को रिहा करके बोला कि तुम ही धार पे राज करो, ठीक है। अब ये हारने के बाद में जब ये धार आए तो इन्होंने अपनी राजधानी को परिवर्तित करके कहाँ पे शिफ्ट कर लिया, मांडू में, ठीक है। होशंगाबाद का नाम जो है होशंग शाह के नाम पर रखा गया है, ठीक है। इनके बारे में कहा जाता है कि राजा भोज के द्वारा जो भोजपुर में एक डैम का निर्माण किया गया था, बांध का निर्माण किया गया था, उस बांध को तोड़ने वाले यही हैं। क्यों तोड़ा, किस लिए तोड़ा, इसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। मांडू का किला, ठीक है, जो इन्होंने बनवाया था, जिसके अंदर दिल्ली दरवाजा एक देखने योग्य आकृति है। इसके बाद में हिंडोल महल का निर्माण भी होशंग शाह के द्वारा कराया गया। होशंग शाह का मकबरा, ठीक है, इनके बेटे मोहम्मद शाह ने बनवाया, ठीक है। मोहम्मद शाह का एक
मतलब एक बोल सकते हैं ट्रस्टवर्दी आदमी था, भरोसेमंद व्यक्ति था, जिसको उन्होंने प्रशासन में उच्च पद प्रदान किया हुआ था। होशंग शाह के मरने के बाद में मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठे और महमूद खिलजी, ठीक है, महमूद खिलजी जो उनका मित्र था, उनका भरोसेमंद था, उसे उन्होंने उच्च पद पे दिया, प्रशासन के अंदर उच्च पद दिया, है ना। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम था गजनी खां, ठीक है, और ये भोग विलासता में चूर रहने वाले राजाओं में से एक थे, ठीक है। महमूद खिलजी जिनको इन्होंने एक उच्च पद दिया था प्रशासन में, उन्होंने इसका फ़ायदा उठा करके उनको मृत्यु के घाट उतार दिया और उसके बाद खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की, ठीक है। खिलजी वंश, मालवा सल्तनत के खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश को प्रारंभ करते हैं। खिलजी वंश में सबसे प्रमुख हैं महमूद खिलजी। महमूद खिलजी ने मोहम्मद शाह को मारा और मालवा को कब्जा कर लिया। ये एक न्यायप्रिय राजा थे, ठीक है, और एक योग्य शासक थे, लेकिन इनको राणा कुंभा ने हरा दिया था। राणा कुंभा चित्तौड़ वाले, उन्होंने इनको हरा दिया और हराने के बाद में यहाँ पर विजय स्तंभ की स्थापना की, ठीक है, विजय स्तंभ बनाया गया। राणा कुंभा के बेटे राणा सांगा, ठीक है, राणा सांगा को किसने हराया था? राणा सांगा को बाबर ने हराया था, ठीक है। कौन से युद्ध में हराया था? हनुआ के युद्ध में, ठीक है। चलिए, इसके बाद महमूद खिलजी के बाद में इस वंश में एक और प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था गियासुद्दीन खिलजी। गियासुद्दीन खिलजी का शासन शांतिप्रिय रहा, लेकिन अंत में जब वो मृत्यु के नज़दीक थे, उस समय पर उनके बेटों के बीच में झगड़ा चालू हो गया कि कौन राजा बनेगा। बेटे थे नासिरुद्दीन और शुजात शाह, ठीक है। नासिरुद्दीन खिलजी ने, ठीक है, अपने भाई को शुजात शाह को हरा दिया और गद्दी पर विराजमान हुआ। इनका जो मतलब गद्दी पे आया, गद्दी पे आने के बाद में इनने इनके पिताजी को जहर देके मार दिया, ऐसी कथाएं प्रचलित हैं। इनका मकबरा मांडू में है, नसरुद्दीन खिलजी का, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जहांगीर जब इस और दौरे पर आए थे, ठीक है, तो उन्होंने इनके मकबरे को लात मारी थी, और लात इसलिए मारी थी क्योंकि इन्होंने इनके पिताजी को हत्या कर दी थी, ठीक है। तो ये खराब बेटे थे, इसलिए इनके पिताजी जहांगीर ने इनकी मकबरे को लात मारी। चलिए, महमूद खिलजी द्वितीय, ठीक है, महमूद खिलजी द्वितीय के समय पर इनके किलेदार महाफिज खान का विद्रोह हुआ, ठीक है। इस विद्रोह को दबाने में सफल रहे, किसकी मदद से? मेदिनी राय की। मेदिनी राय कहाँ के हैं? मेदिनी राय अपने यहाँ के चंदेरी, ठीक है। मेदिनी राय ने चंदेरी का किला बनवाया, ठीक है। इसके बाद नहीं, मेदिनी राय वहाँ के राजा थे, है ना, उनके बेटे कीर्तिवर्मन ने वहाँ का किला बनवाया, ठीक है, ठीक है। महमूद खिलजी इस वंश के आखिरी राजा थे, ठीक है। आखिरी राजा क्यों थे? क्योंकि इसके समय पर हमले होने स्टार्ट हो गए, ठीक है। किसका हमला हुआ? बहादुर शाह का हमला हुआ, ठीक है। बहादुर शाह गुजरात वाले, ठीक है, बहादुर शाह गुजरात वाले का हमला हुआ। इन्होंने मालवा को कब्जा कर लिया 1534 में। 1534 में जब बहादुर शाह ने इस पर्टिकुलर राज्य को कब्जा किया तो हुमायूं इससे नाराज हो गया। हुमायूं मुगल बादशाह, ठीक है, और मुगल बादशाह के नाराज होने की वजह से हुमायूं ने यहाँ पर हमला किया, ठीक। बहादुर शाह भागते भागते बहुत दूर भाग निकले और उसके बाद में गद्दी पर बैठे कादिर शाह, जो कि बहादुर शाह के राज दरबारी में से एक थे, ठीक है। कादिर शाह जो है वो धीरे धीरे अपना राजपाट यहाँ पर चलाने लगे। शेरशाह सूरी जब आए हुमायूं को हराने के बाद में, तो शेरशाह सूरी ने कादिर शाह को गवर्नर से हटा दिया, ठीक है। गवर्नरशिप से हटाने के बाद में उन्होंने शुजात शाह को यहाँ पर गवर्नर के तौर पर नियुक्त किया मालवा के, ठीक है। शुजात शाह ने इस पर्टिकुलर वंश की जो कैपिटल थी वो अभी तक चली आ रही थी मांडू, पहले धार थी फिर मांडू हुई, ठीक है। शुजात शाह जो कि शेरशाह सूरी का सामंत था या गवर्नर था, इस जगह पर राज कर रहा था, उसने इस कैपिटल को मांडू से कहाँ ले गया? सारंगपुर, ठीक है। शुजात शाह के बाद में उसके बेटे मियाँ बायजीद, जो कि बाज बहादुर की उपाधि धारण करके शासन पर बैठे, ठीक है। बाज बहादुर के समय पर सबसे पहली चीज़ तो इन्होंने गोंडवाना के ऊपर 1556 में अटैक किया। गोंडवाना के ऊपर अटैक करने के बाद में इनको क्या हासिल हुई? डिफीट, हार का सामना करना पड़ा। एक रानी से हारने के बाद में, रानी दुर्गावती उस टाइम पे वहाँ की रानी थी, ठीक है। रानी से हारने के बाद में, एक महिला से हारने के बाद में इनको थोड़ा सा वो शर्म महसूस हुई, इनका ईगो हट हो गया तो ये भाई साहब भोग विलासता के जीवन में लिप्त हो गए, ठीक है। इसका फायदा उठा करके 1561 में 1561 में आदम खान ने मालवा पर अटैक किया। आदम खान जो है मुगल सेनापति थे, ठीक है। इन्होंने मालवा पर अटैक किया। मालवा पे इनके अटैक की वजह से रानी रूपमती
इनसे डर करके अपने अहलीला को समाप्त स्वयं उन्होंने कर लिया। उन्होंने जहर लिया और अपने जीवन को त्याग कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर कब्जे में आ गई, ठीक है, तो फिर उनको मुगल हरम में पहुंचा दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने जो रूपमती थी बाज बहादुर की प्रेमिका, उन्होंने अपनी अहलीला स्वयं समाप्त कर ली। चलिए, इसके बाद बाज बहादुर हार गए। बाज बहादुर के हारने के बाद में, ठीक है, ये मोहम्मद आदम खान ने जो है इस पर्टिकुलर क्षेत्र में गवर्नर के तौर पर काम किया। लेकिन ये जीत निश्चित जीत नहीं थी। इसके बाद बाज बहादुर ने, ठीक है, मुगल गवर्नर के मोहम्मद खान के ऊपर, ठीक है, अटैक किया और मालवा को फिर से कब्जे में ले लिया, ठीक है। लेकिन ये जीत भी स्थायी जीत नहीं थी। 1562 में अकबर बाज बहादुर के इस कदम से नाराज होकर के एक सेना भेजी अब्दुल्ला खां उज़्बेक की अध्यक्षता में। अब्दुल्ला खां उज़्बेक की इस अध्यक्षता की सेना ने, ठीक है, बाज बहादुर को अपने घुटनों पर आने में मजबूर कर दिया। और उसके बाद में मुग़ल राजा अकबर ने यहाँ का सूबेदार या यहाँ के गवर्नर के तौर पर किसे नियुक्त किया? अब्दुल्ला खान को, जिन्होंने वास्तविक तौर पर मालवा को मुग़ल सल्तनत में मिलाने का काम किया, ठीक है। मतलब मालवा के ऊपर 2 बार हमले हुए। एक बार आदम खान ने हमला किया और एक बार किसने हमला किया? उज़्बेक ने, देखिए, अब्दुल्ला खां उज़्बेक ने। और अब्दुल्ला खां उज़्बेक को ही मालवा का गवर्नर माना जाता है मुग़ल कालीन, ठीक है। चलिए, इसके बाद इनके बारे में दो चीज़ और इम्पोर्टेंट। रानी रूपमती की जो कब्र है, ठीक है, या जो मकबरा है, वो कहाँ बनाया गया? वो सारंगपुर में बनाया गया। और बाज बहादुर का मकबरा भी बाद में, उनकी मृत्यु के बाद में, उनके पास में बनवाया गया, ठीक है। अकबर ने बनवाए थे दोनों मकबरे सारंगपुर में। और रानी रूपमती की मकबरे पे इन्होंने लिखवाया शहीद वफा, और बाज बहादुर के मकबरे पे इन्होंने लिखवाया आशिक सादिक, ठीक है। दोनों ही मकबरे, ठीक है, प्रेम कथाओं के जीवित मिसाल जो है आज भी मौजूद है सारंगपुर में, ठीक है। इसके बाद में मांडू में कुछ प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। कुछ विश्वसनीय सोर्सों से, सूत्रों से हमने ऐसे जानकारी एकत्रित की है कि खरबूजा महल, जो कि धार फोर्ट के अंदर में है, ठीक है, उसे किसने बनवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। धार में है, धार फोर्ट के अंदर में खरबूजा महल है, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। इसके बाद में आप आ जाइए दिल्ली दरवाज़ा, ठीक है, मांडू के किले के अंदर में है। और हिंडोल महल, ये भी मांडू में ही है। ये दोनों होशंग शाह के द्वारा निर्मित किए गए थे। इसके बाद बाज बहादुर और रूपमती का महल सुल्तान नासिरुद्दीन शाह ने बनवाया, ऐसा हिंदी ग्रंथ एकेडमी की लेटेस्ट पब्लिश किताबों में मिलता है। लेकिन कई बार मिलता है कि रानी रूपमती का महल तो बाज बहादुर ने बनवाया था और बाज बहादुर का नासिरुद्दीन शाह ने। लेकिन एक किताब के अनुसार नासिरुद्दीन शाह ने ही दोनों ही किले, बाज बहादुर और रूपमती का पवेलियन, दोनों ही इन्होंने बनवाए हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में आ जाए वैसा टिक लगा देना। नासिरुद्दीन आ जाए रूपमती के लिए तो नासिरुद्दीन लगा देना, और अगर बाज बहादुर दिख जाए तो बाज बहादुर लगा देना। अगर नासिरुद्दीन दिखे तो पहले उस पर मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। इसके बाद जहाज महल, जहाज महल को गियासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अशरफी महल महमूद शाह खिलजी ने बनवाया, ठीक है। महमूद शाह खिलजी ने अशरफी महल, और जहाज महल गियासुद्दीन खिलजी ने। महमूद शाह खिलजी वही जिन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की थी मालवा सल्तनत के अंदर, ठीक है। ये खिलजी वंश दिल्ली के खिलजी वंश से अलग है, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का है। दोनों ही अफगान खिलजी वंश थे ये, ठीक है। चलिए, होशंग शाह का मकबरा। होशंग शाह का मकबरा के बारे में कंफ्यूजन है। कुछ किताबें बताती हैं कि उनके बेटे मोहम्मद शाह ने इसको बनवाया था, ठीक है। लेकिन कुछ किताबें बताती हैं कि मोहम्मद शाह के बाद जो महमूद शाह खिलजी आए, उन्होंने इसे बनवाया था, महमूद खिलजी ने, ठीक है। तो दोनों ही नाम मिलते हैं। संभवतः ये हो सकता है कि मोहम्मद शाह के समय पर उनके दरबारी महमूद खिलजी, क्योंकि महमूद खिलजी को उन्होंने उच्च पद पे आसीन कराया था, तो उसी समय पर इसकी नींव रख दी गई होगी, ठीक है। इसलिए बनवाया महमूद खिलजी ने था, लेकिन उस समय पर राजा हो सकता है कि मोहम्मद शाह ही हो, ठीक है, ऐसा माना जा सकता है। तो इसके साथ में हमारी मुस्लिम वंश जो यहाँ पर रहे, वो है ना, उसकी अहलीला भी समाप्त होती है।